दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम चर्चा करते हैं कि ई फाइलिंग आप अपने आप से पैसा बचाने के लिए आईटीआर तो फाइल कर लेते हैं, पर क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हैं अपने आप से आईटीआर भरने में, ऑनलाइन आईटीआर भरने में, फटाफट से आईटीआर भरने में। हम आपसे वो चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए उसमें आप, ताकि मिस्टेक ना करें और अपना आईटीआर जो है बेस्ट तरीके से भर पाएं। जो जानकारी उनको चाहिए आपका आईटीआर प्रोसेस करने के लिए, आप बच पाएं। और उसमें आईटीआर में कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है और आप कहां गलती कर सकते हैं। गलत आईटीआर फॉर्म न चुने। सबसे पहला मुद्दा रहता है कि सैलरीड बंदे को कौन सा आईटीआर लेना चाहिए। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आईटीआर के कई फॉर्म्स हैं। तो आपको सैलरीड होने के साथ साथ आपको अगर और इनकम भी है तो कौन सा आईटीआर भरना है वो हमने आगे चर्चा किया। अगर आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, अगर आप एचयूएफ है, अगर आप हाउस रेंट से आपको इनकम आती है, रेंटल इनकम आती है, कहीं और से किराया आता है या इंटरेस्ट इनकम आती है, तो कौन सी आईटीआर आपको भरनी चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि गलत आईटीआर का फॉर्म कभी भी न चुने। जानकारी रखें कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना है, कौन सा नहीं भरना है, किसके लिए आप सुटेबल है आपका जो फॉर्म। लेटेस्ट जानकारी है, देखिए हम इसमें चर्चा करते हैं ये क्या क्या है। हमने ये जानकारी आपके लिए सहज करके, बहुत सी डिटेल निकाल के, बहुत सी रिसर्च करके बनाई है। देखिए आईटीआर 1 सहज फॉर्म है ये। अगर आपकी सैलरीड इनकम और हाउस होल्ड से इनकम, किसी भी तरीके की इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए आईटीआर 1 है ये ध्यान से देखिए। आप, आपके लिए आईटीआर 1 है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, सब कुछ मिला के, इसमें आपको हाउसिंग इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, सभी तरीके की इनकम इसमें है। आईटीआर 2 ये इंडिविजुअल्स और एचईएफ्स नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ना ही उनको सैलरी इनकम मिल रही है, ना ही बिजनेस इनकम है। उनकी इनकम एग्रीकल्चर की भी हो सकती है, उनके रेंटल इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। तो उनकी इनकम जिनके 50 लाख से ज़्यादा है, ये समझने वाली बातें हैं। देखिए जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और वो सैलरीड और बिजनेस से इनकम नहीं आ रही है, उनको दूसरे तरीके से इनकम आ रही है, तो यहाँ पे वो अपनी इनकम आईटीआर 2 में भरेंगे। आईटीआर 3 में आएगा इंडिविजुअल्स और एचयूएफ प्रॉफिट और गेन से इनकम हो रही है, उनको शेयर मार्केट की इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, उनके लिए ये है। और इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, फर्म अदर देन एलएलपी के लिए आईटीआर 4 बना है, जिनकी 50 लाख तक की इनकम ऐसी है जो सेक्शन 44 एडी, एडीए और 44 एई के अंदर आ रही है। आप इसको ध्यान से सुनिए, जिनकी इनकम 50 लाख तक की है और जो सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई के अंदर आ रही है। फिर जो आईटीआर 5 है वो अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी जैसे ट्रस्ट जो रहती हैं वो उनके लिए होता है। आप अपने सीए से बात करें, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1, 2 तक ही आप अपने आप को सीमित रखें। 1, 2, 3, 4, अगर 4 आपकी 50 लाख से ऊपर आमदनी है तो आप 4 तक जाएं, नहीं तो 1, 2 तक ही अपने आप को सीमित रखें, क्योंकि 1, 2 तक में ही सारा जो है 50 लाख तक का कारोबार, दारोमदार, बिजनेस इनकम, शेयर मार्केट की इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, सब इसके अंदर आ जाता है। आप उधर तक ही सीमित रहिए। सारी अपनी इनकम को डिक्लेयर करिए, कोई भी किसी भी तरीके की इनकम को आप मत छुपाइए, भूलिए भी मत। जो आपके इनकम खाते में आ रही है उसको आप जरूर डिक्लेयर करें, उसको नहीं भूलें। आप इनकम डिक्लेयर करने से पहले, आईटीआर फाइल करने से पहले सब कुछ अपना एक पेपर पर नोट बना लें, ताकि जो भी जानकारी है आप आईटीआर भरते हुए भूल न जाएं, क्योंकि भूल जाएंगे अगर नोटिस आ जाएगा आपको याद नहीं रहेगा। आपका पैन कार्ड सब दिखाता है आपको इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है।
अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में जो भी आयकर ITR आपसे पूछता है, आप ITR में उसको लिखें, जरूर उसका ब्यौरा दें, क्योंकि वो आपके लिए फायदे का सौदा है। ATC में डिडक्शंस लेते हुए मनचाही डिडक्शन में नहीं ले लें। जो भी आपकी जेन्युइन डिडक्शंस है वही आप क्लेम करें। जो आपने जेन्युइन इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट किया है वही आप डिक्लेयर करें, उसी का फायदा लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। 26 ईयर्स बदल गया है। ये 26 ईयर्स आपका रिकॉर्ड दिखाता है कि आपका TDS कहाँ कहाँ कटा है, आपका रेंटल इनकम आ रहा है या इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, या कहाँ पे किस डिपार्टमेंट ने आपका टैक्स काटा है, TCS काटा है। तो ये सब 26 ईयर्स में दिखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी पर्सनल डिटेल, नाम की स्पेलिंग, अता पता, अपने सेविंग अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट नंबर कभी भी छिपाए नहीं। जो है वो साफ साफ अपने फॉर्म में लिख दें, आपको दिक्कत आ सकती है नहीं तो। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इसमें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं जो आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। थैंक यू।